एक ऐसा राजा जिसका साम्राज्य उत्तर में मध्य एशिया से लेकर तिब्बत तक, तिब्बत से लेकर पूर्व में आसाम तक, पूर्वी क्षेत्र आसाम से लेकर दक्षिण में कर्नाटका तक, दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटका से लेकर पश्चिम के ईरान तक फैला था। एक ऐसा साम्राज्य जिसके सामने विराट सम्राट अशोक का भी साम्राज्य बौना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कारकोटा वंश के सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य की, जिनकी सत्ता कश्मीर से संचालित होती थी। राजा ललितादित्य की महिमा मंडन न सिर्फ कल्हन की रचना राजतरंगिणी में, अपितु पर्सिया वर्तमान ईरान के प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर अल बरूनी की रचना तारीख अल हिंद में भी आता है। इतना ही नहीं, उनका नाम चाइना के न्यू बुक ऑफ तांग, जिसमें कि इस साम्राज्य का वर्णन है, उसमें भी आता है। क्या आपको पता है कि इतिहास को लिखने वाले कम्युनिस्टों ने ऐसे महान राजा को भारतीय इतिहास में जगह तक नहीं दी? प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार के मुताबिक कारकोटा परिवार कई शताब्दियों से कश्मीर के राजाओं के सेना में थे। साल 624 में इस कारकोटा परिवार के एक सेनापति, जिनका नाम दुर्लभवर्धन था, उन्होंने राजा की बेटी से शादी कर ली और कारकोटा वंश की स्थापना की। नमस्कार, मैं अभिषेक आर्या आप सभी का ट्रू इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत करता हूँ। दुर्लभक राजा दुर्लभवर्धन के पुत्र थे। ललितादित्य दुर्लभक के 3 पुत्रों में सबसे छोटे थे। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के पश्चात 724 ईस्वी में ललितादित्य ने सत्ता संभाली। ललितादित्य को न सिर्फ तिब्बती क्षेत्र के पुराने दुश्मनों से खतरा था, अपितु अरबों एवं तुर्कों से भी उन्हें खतरा था। इस वक्त भारत के कुछ छोटे राज्य जैसे जैसलमेर के घाटी, चित्तौड़ के मौर्य, कच्छ के कच्छिला, सौराष्ट्र के मैत्रकस अरबों के आक्रमण से या तो कमजोर हो चुके थे या खत्म हो चुके थे। इसी कालखंड में भारतवर्ष में 3 और बड़ी शक्तियों का शासन था। यशोवर्मन का पूर्वी भारत से लेकर मध्य उत्तर भारत तक में फैला विशाल साम्राज्य, दक्षिण भारत में विक्रमादित्य द्वितीय का चालुक्य राजवंश, पश्चिमी भारत में नागभट्ट प्रथम का गुर्जर प्रतिहार राजवंश। लेकिन इन तीनों में साम्राज्य विस्तार को लेकर अस्थिरता थी। एक तरफ गुर्जर प्रतिहार वर्तमान गुजरात के राजा नागभट्ट प्रथम अरबों के आक्रमण से लोहा ले रहे थे। यशोवर्मन के साम्राज्य की राजधानी कन्याकुब्ज वर्तमान कन्नौज थी। वहीं यशोवर्मन भी अरबों के द्वारा किए जा रहे बार बार हमलों का जवाब दे रहे थे। यशोवर्मन के राज दरबार में वाक्पति और भवभूति कवि थे। वाक्पति की ऐतिहासिक रचना गौरवहों में राजा यशोवर्मन के साम्राज्य का वर्णन है। 731 ईस्वी में अरबों ने यशोवर्मन के साम्राज्य कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था और वहीं दूसरी ओर अरबों की एक अलग टुकड़ी कश्मीर पे आक्रमण को तैयार थी। यशोवर्मन ने युद्ध में ललितादित्य से मदद मांगी। ललितादित्य न सिर्फ एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। राजा ललितादित्य ने अपने मंत्री को चाइना भेजते हुए कहा कि 713 ईस्वी में हुए चीनी और तिब्बतों की लड़ाई में कश्मीर द्वारा किए गए मदद की याद दिलाए और साथ ही उस संधि का भी हवाला दिया जिसमें चीन को भी भविष्य में उनकी मदद करनी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्तमान में भी चीनियों को तिब्बतों से युद्ध में मदद देने की बात कही। उस वक्त चीन में तांग राजवंश का राज था। चीन के राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि चीन भी तिब्बतों से लड़ते लड़ते परेशान था। इस तरह से ललितादित्य और यशोवर्मन ने चीनी सेनाओं की मदद से अरबों को खदेड़ दिया। ललितादित्य ने भारत के अलग अलग भागों पर हो रहे हमलों को देखते हुए ये भांप लिया था कि अगर भारत को एक सूत्र में नहीं बांधा गया तो बाहरी आक्रमणों से इसे बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। अतः ललितादित्य ने कश्मीर से भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए अपनी सेना को लेकर दिग्विजय अभियान के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने यशोवर्मन के सामने मित्रवत संधि का प्रस्ताव रखा। यशोवर्मन ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके मंत्रियों ने संधि प्रस्ताव में पहले राजा यशोवर्मन का नाम और बाद में ललितादित्य का नाम लिखवा दिया। ललितादित्य के मंत्री मित्र शर्मा, जो उस वक्त वॉर एंड पीस के अध्यक्ष थे, उनको ये राजा का अपमान लगा। उन्होंने ललितादित्य को इसकी सूचना दे दी। राजा ने तुरंत ही युद्ध का आदेश दे दिया। यशोवर्मन की मंत्री की वजह से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस युद्ध का नतीजा यशोवर्मन के लिए काफी बुरा हुआ। यशोवर्मन की सेना की भारी क्षति हुई और उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। उसके बाद उन्हें राज्य से निकाल दिया गया और उनके बारे में कभी सुना नहीं गया। ऐसा कहा जाता है कि यशोवर्मन के पुत्र, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसे राजा बना दिया गया। यशोवर्मन से जीतने के बाद ललितादित्य ने उनके राज दरबारी कवियों भावभूति और वाक्पति को कश्मीर राज्य के अपने दरबार में स्थान दिया। ललितादित्य का ये विजय अभियान था, न कि राज्यहरण अभियान। इसलिए यशोवर्मन के हारने के बाद किसी राजा ने इसे नहीं रोका। इस दिग्विजय अभियान में ललितादित्य कमजोर हो चुके छोटे राज्यों को भी स्थापित करने का काम कर रहे थे, जैसे कि मेवाड़ के राजा बप्पा रावल को चित्तौड़ की सत्ता लेने में मदद की। पूरे भारत को 103
सूत्र में करने के बाद वो कश्मीर वापस आ गए। उनका एक ही मकसद था, एक सशक्त भारत का निर्माण करना जो बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहे। इसका परिणाम ये था कि 726 से 740 ईस्वी के बीच खलीफाओं द्वारा कराए गए सभी हमलों में अरबी सेना को हार का सामना करना पड़ा। भारत को एक सूत्र में जोड़ते हुए ललितादित्य ने अरबों को खदेड़ते हुए ईरान तक अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद अरबों ने कभी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ललितादित्य की एक विशेषता ये भी थी कि युद्ध में वो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, जबकि भारतवर्ष में अन्य राजा हाथियों का इस्तेमाल करते थे। इसका लाभ उन्हें युद्ध के समय तुरंत दिशा बदलने में मिलता था और साथ ही साथ अगर तेज गति से दुश्मनों पे हमला करना हो तो उसमें भी मदद मिलती थी। ललितादित्य पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए दूसरे देश पे भी आक्रमण किया। ललितादित्य ने उत्तर की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए तुर्किस्तान पे हमला कर दिया। तुर्कों ने उग्र प्रतिरोध किया। मोमिन को ललितादित्य पहले भी 3 बार हरा चुके थे। आखिरकार मोमिन को बुखारा में हार माननी पड़ी और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। ललितादित्य ने उसके सभी सेना को अधीनता के चिन्ह स्वरूप आधा सर मुड़वा दिया। इसके बाद उसने दरद देश, वर्तमान का उत्तर पाकिस्तान और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, मध्य एशिया के अन्य भाग जिसमें वर्तमान का उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, दक्षिण किर्गिस्तान और दक्षिण पश्चिम कजाकिस्तान आता है, सभी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ये किसी भी भारतीय राजा द्वारा पहली बार तुर्किस्तान साम्राज्य, जो कि लड़ाकों और योद्धाओं के लिए जाना जाता है, हमला किया गया था। अब उनका अगला लक्ष्य तिब्बत था। इस वक्त तिब्बत एक मजबूत और विशाल साम्राज्य था। ललितादित्य ने तिब्बत को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तांग साम्राज्य के वार्षिक इतिहास ने भी उन्हें मुतोपी से संबोधित किया है, जो कि उनके टाइटल मुक्ता पीढ़ का ही अपभ्रंश है। इस तरह वो 12 वर्षों के बाद जीतते हुए अपने साम्राज्य कश्मीर में वापस लौटे। ललितादित्य की यह विजय एक ऐतिहासिक घटना थी और इसे भारत के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाना चाहिए था। ललितादित्य भारत के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे, जिन्होंने न सिर्फ अरबों को भारत में घुसने से रोका, बल्कि अपने साम्राज्य को ईरान, मध्य एशिया के एक बड़े भूभाग एवं तिब्बत तक फैलाया। साथ ही उन्होंने यहाँ के सभ्यता एवं संस्कृति को भी बचा कर रखा। ललितादित्य के वजह से ही अगले 300 वर्षों तक भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण नहीं हुआ। ललितादित्य ने कई मंदिरों एवं बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, जो वास्तुकला का अद्भुत नमूना था। इनमें मार्तंड सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर और शिव मंदिर प्रमुख हैं। उन्होंने कई शहरों का भी निर्माण करवाया। इस दौर में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा सबसे अधिक था। इन सभी चीजों पे गौर करने पे हम निश्चय ही यह कह सकते हैं कि ये भारत का स्वर्णिम युग था। मार्तंड का सूर्य मंदिर आज जर्जर अवस्था में हमसे बहुत कुछ कह रहा है, फिर भी एक साजिश के तहत हमसे यह सब छुपाया गया। आज भी देश विरोधी ताकतें समाज में फन फैलाए बैठे हैं। हमारे देश के इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं का गुणगान और हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने का काम आखिर कब तक चलेगा? ऐसे वीर योद्धाओं को इतिहास से मिटाने का षड्यंत्र क्यों किया गया? इन सभी चीजों पर चिंतन करते हुए काम करने का वक्त आ गया है, वरना अभी भी नहीं जागे तो देश का मूल तत्व ही खत्म हो जाएगा। अब हमें अपने अंदर की कुंठा को समाप्त कर देना चाहिए, तभी हमारा स्वर्णिम युग वापस आएगा। ललितादित्य के सामाजिक कल्याण कार्यों पर विशेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इतिहास की सच्ची घटनाएं देश के कोने कोने तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।